डायरेक्टर और स्टेट्स के सारे सीनियर ऑफिशियल्स, सबसे पहले इस बैठक में मेरी तरफ से भी आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि अभी भी आपको बताया गया है कि हम सभी यंग सर्विसमैन के इंटरेस्ट से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। वैसे तो हम सभी किसी न किसी फोरम पर मिलते रहते हैं, हमारी बातचीत भी होती रहती है और हमारे यंग सर्विसमैन के वेलफेयर से जुड़े भी काम होते हैं, वे भी सुचारू रूप से चलते ही रहते हैं। पर फॉर्मली इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना हमारे यंग सर्विसमैन और उनके परिजनों के वेलफेयर और वेलबीइंग के प्रति हम सबके विशेष कंसर्न को यह दिखाता है। 31वीं केंद्रीय सैनिक बोर्ड बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, पेंशन धारकों, सैनिकों के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बड़े बड़े फैसले, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, पुनर्वास के लिए, उनकी नौकरियों के लिए तथा अन्य लाभों के लिए किए बड़े बड़े ऐलान। हर पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, सैन्यकर्मी सुनिए लाइव। इस तरह के हमारे सम्मिलित प्रयासों से उन वीरों के अंदर अपने और अपने परिजनों के भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना भी पैदा होती है, जो वीर इस देश की सुरक्षा करते हैं। साथियों, किसी भी राष्ट्र के लिए सेनाओं का क्या महत्व होता है, इस पर अधिक बात करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। खासकर हमारे देश भारत के संदर्भ में कहूं तो हमारी सेनाएं केवल बॉर्डर सिक्योरिटी की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि उससे अलग भी जब कभी कोई जरूरत होती है तो वे हमेशा पूरी तत्परता के साथ खड़ी मिलती हैं। कहीं बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए या कोई लैंडस्लाइड हो या इस तरह की कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हो, उस सूरत में भी हमारी सेनाएं अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान अपनी कमिटमेंट के कारण देश तो देश के बाहर भी जाने जाते हैं और आज हमारी सेनाएं फर्म कमिटमेंट और डिसिप्लिन का एक बड़ा पर्याय बन चुकी हैं। इसलिए हमारी सेनाओं की जितने भी सराहना की जाए वह कम है। इसी प्रकार हमारे वेटरन्स भी फॉर्मली भले ही सर्विसेज से एग्जिट हो गए हों, पर उनकी देशभक्ति में, उनके जज्बे में और देश सेवा की उनके कमिटमेंट में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखाई नहीं देती है। जब भी देश को जरूरत होती है, बराबर वो अपना योगदान देते हैं। और आप लोगों को याद होगा कि जब हमारा देश कोविड के संकट से गुजर रहा था तो सेनाएं तो देश विदेश में सहायता के लिए जुटी ही थी। राज्य सैनिक बोर्ड से हमारे वेटरन्स भी बड़ी संख्या में दवाइयों, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और अन्य प्रकार की राहत सामग्री के साथ देश के कोने कोने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का वो निर्वाह कर रहे थे। यह कोई छोटी बात नहीं थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे इसके बारे में जानकारी दी गई थी। और इसी तरह के कई ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां हमारे वेटरन्स राष्ट्र की सेवा में सदैव वह तत्पर दिखाई देते हैं। इन सभी को मैं हमेशा ही नेशनल एसेट के रूप में मानता हूं और देश को अपने एसेट्स पर गर्व है। इन सभी वीरों और उनके परिवार की देखभाल और रीसेटलमेंट को इंश्योर करना यह हमारी एक नेशनल रिस्पांसिबिलिटी है, जिससे ये सभी एक गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें और हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह से कमिटेड है। साथियों, हमारे देश में अनेक प्रकार के प्रोफेशनल्स होते हैं। सभी अपने अपने अनुरूप और अपनी क्षमता के अनुसार राष्ट्र की सेवा करते हैं। हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टीचर्स हैं और सभी राष्ट्र की प्रगति में अपना अपना योगदान करते ही हैं। पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इस देश में कितने ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें यंग प्रोफेशनल्स के वेलफेयर के लिए एक पूरा विभाग ही बनाया गया, जबकि हमारे वेटरन्स बंधुओं के वेलफेयर के लिए रक्षा मंत्रालय में बाकायदा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे वेटरन्स के प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारी क्या है और राष्ट्र की प्रायोरिटी क्या है, उनके प्रति हमारी चिंता क्या है और वेटरन्स हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। और यह देश हमारे सैनिकों और वेटरन्स के प्रति बड़ी कृतज्ञता और सम्मान का भाव भी रखता है। हम सबके लिए यह खुशी की बात है कि हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने हमेशा मिलकर काम किया है
और यह विषय उन विषयों में से एक है जिसमें दोनों सरकारें बढ़ चढ़कर अपना योगदान देती रही हैं। कभी भी हमें यह सुनने को नहीं मिला है जब राज्य सरकारें यह कहें कि यह सब्जेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इसलिए सैनिकों के कल्याण का मुद्दा केंद्र का मुद्दा है, अथवा केंद्र बोले कि सभी राज्य अपने अपने सैनिकों के बारे में चिंता करेंगे, या कोई एक दूसरे को कभी नहीं कहता है। हमेशा से ही दोनों ने सैनिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और उनके प्रति अपने कर्तव्य का सुचारू रूप से निर्वहन भी किया है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा किए जा रहे वेलफेयर वर्क्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक जीता जाता यह उदाहरण है। साथियों, मैं राजनीतिक पार्टियों के बारे में कहना चाहूंगा। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर हमारी सेनाओं के कल्याण, उनकी सुख सुविधाओं और उनके गरिमामय जीवन जीने के प्रयासों का बराबर समर्थन करती रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं, गवर्नमेंट में रहती हैं, निर्वाह भी करती हैं, लेकिन वह इस प्रकार के जो भी इफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं उसकी सभी के द्वारा प्रशंसा की जाती है, उसका समर्थन किया जाता है और ऐसा करना उचित भी है, क्योंकि जब हमारी सेनाएं सीमा पर खड़ी होकर सुरक्षा का कार्य करती हैं तो उस समय वह किसी एक खास राज्य या किसी खास पार्टी या देश के किसी खास समुदाय की सुरक्षा नहीं कर रही होती हैं। और ऐसे में जब हमारे सैनिक सर्विसेज से एग्जिट होकर सोसाइटी में वह वापस आते हैं तो उनका गरिमामय जीवन इंश्योर करना निश्चित रूप से हम सबकी एक ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी बनती है। साथियों, आप सभी अवगत होंगे कि हमारी सेनाओं को युवा बनाए रखने की आवश्यकता के मद्देनजर हमारे सैनिकों की एक बड़ी संख्या को 35 to 40 ईयर्स की उम्र में ससम्मान सेवा मुक्त कर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि लगभग 60,000 सैनिक हर साल मौजूदा 34 लाख एक्स सर्विसमैन की संख्या में जुड़ते रहते हैं। प्रतिवर्ष 60,000 एक्स सर्विसमैन के रूप में जुड़ते हैं। इसलिए इन पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की देखभाल करना यह हम सबका एक बड़ा दायित्व है। एक्स सर्विसमैन अपने काम में दक्ष होने के साथ साथ ईमानदार और अनुशासन में रहते हुए देश और समाज के लिए वो बराबर कार्य करते हैं। सभी राज्यों में पूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन है, परंतु इनका पूरी तरह से पालन कराना और उसकी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं। और हम सभी को पता है कि सरकारी नौकरियों की भी एक अपनी सीमा है, इसलिए हमें इन सैनिकों के रीसेटलमेंट के लिए नई योजनाओं और नौकरियों के लिए दूसरी जगहों पर भी प्रयास करने पड़ते हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि कुछ राज्यों ने नए इनिशिएटिव्स लेकर एक्स सर्विसमैन के लिए नई नौकरियों का इंतजाम किया है। हालांकि इसमें अभी बहुत कुछ आगे भी करने की जरूरत है। साथियों, राज्यों में सैनिक कल्याण और कल्याणकारी स्कीम्स का संचालन राज्य सैनिक बोर्ड व जिला स्तर पर जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में देश भर में सैनिकों के कल्याण के लिए 34 राज्य सैनिक बोर्ड कार्यालय व 409 जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय इस समय कार्यरत हैं। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सामूहिक और निरंतर प्रयासों से केंद्रीय सैनिक बोर्ड इस सभी कल्याणकारी स्कीम्स के अंतर्गत पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में 3.16 लाख बेनिफिशरीज को लगभग 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। और गत वित्तीय सहायता वर्ष में 1 लाख लाभार्थियों को लगभग 242 करोड़ रुपए यह वितरित भी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, किरकी और मोहाली, चेशायर होम तथा देहरादून, लखनऊ और दिल्ली सहित देश भर के 36 वार मेमोरियल हॉस्पिटल्स के संस्थागत अनुदान भी दिया गया है। साथियों, पूर्व सैनिकों के लिए हमारी स्वास्थ्य योजना ECHS का तेजी से विस्तार हुआ है और आज पूरे भारत में 30 रीजनल सेंटर और 427 पॉलीक्लिनिक्स हैं और इनसे जुड़े लाभार्थियों की संख्या भी लगभग 55 लाख है। और यह सब इसलिए संभव हो पा रहा है
क्योंकि सरकार हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए पूरी कमिटमेंट के साथ ये जुटी हुई है। हमारे सैनिकों और वेटरन्स के वेलफेयर के लिए जितना बजट मांगा जाता है उतना बजट प्रदान होता है। यह उनके कल्याण के प्रति हमारी निष्ठा का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आज मैं बड़े हर्ष के साथ कह सकता हूं कि एक आध स्कीम्स को छोड़कर हमारी किसी भी स्कीम्स में पेंडेंसी नहीं बची है, किसी भी स्कीम्स में पेंडेंसी नहीं बची है। और हमारी पूरी कोशिश है कि स्पेशल आउटरीच अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत यंग सर्विसमैन फ्रेटर्निटी को हमारी स्कीम से जोड़ा जाए और सभी स्कीम्स में अप्लाई करने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक की कार्यवाही पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो। कारपोरेट, खेल, सिनेमा से जुड़े लोग और आमजन हमारे प्रयास से जुड़े, इसके लिए भी अनेक स्पेशल प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। कहने का अर्थ हम वे सभी प्रयास कर रहे हैं जो हमारे यंग सर्विसमैन और वेटरन के वेलफेयर के लिए महत्व रखते हैं। और मैं आज के एजेंडा पॉइंट्स देख रहा था, इनमें लगभग सभी पॉइंट्स हमारे सैनिकों और वेटरन्स की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं समझता हूं कि इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग यहीं पर एजेंडा के अनुसार अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में 31वीं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से राष्ट्र के लाभ के लिए पूर्व सैनिकों के समृद्ध अनुभव का उपयोग करने के नए तौर तरीके बनाने का आग्रह किया है। पूर्व सैनिक राष्ट्रीय संपत्ति है, सरकार उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ऐसा श्री राजनाथ सिंह ने कहा है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। जी हाँ दोस्तों, श्री राजनाथ सिंह ने अपने मुख्य भाषण में पूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय संपत्ति बताया और देश के लाभ के लिए उनके समृद्ध और व्यवहारिक अनुभव का उपयोग करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से नए तौर तरीके बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अनेक राज्यों में पूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों में आरक्षण है, जिनका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए और निगरानी भी की जानी चाहिए। रक्षा मंत्री ने इस तथ्य की सराहना की कि केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने सैनिकों के कल्याण के लिए हमेशा एक साथ काम किया है। उन्होंने केएसबी द्वारा किए जा रहे कार्यों को सहकारी संघवाद का ज्वलंत उदाहरण बताया है। राज्यों और राजनीतिक दलों के बीच अनेक विषयों पर भेदभाव है, मतभेद हैं, ये सब लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जब बात सैनिकों, पूर्व सैनिकों के कल्याण की आती है तो सभी एक साथ आ जाते हैं। हमारे सैनिकों को लेकर हमेशा सामाजिक राजनीतिक सहमति रही है। सशस्त्र बल समान रूप से पूरे देश की रक्षा करते हैं। ये हमारी राष्ट्रीय और सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि सेवानिवृत्ति के बाद समाज में वापस जाने वाले हमारे सैनिक सम्मानित जीवन जिएं। सशस्त्र बलों को युवा रखने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक 35 से 40 वर्ष की आयु में सम्मानपूर्वक सेवा मुक्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वर्तमान 34 लाख पूर्व सैनिकों की संख्या में लगभग 60,000 सैनिक प्रतिवर्ष जुड़ जाते हैं। श्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति सरकार के अटल संकल्प की बात की और पूर्व सैनिकों के कल्याण विकास को सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए अनेक कदमों की जानकारी दी है, जो आपने वीडियो में सुना होगा। बैठक के एजेंडे में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह का दायरा बढ़ाने के उपाय, पूर्व सैनिक समुदाय में गर्व की भावना बढ़ाने, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के अंतर्गत अनुदानों में वृद्धि, सशस्त्र बल कर्मियों को राज्य लाभ अनुदान प्रदान करने में एकरूपता, संबंधित राज्यों में एएसएम कॉर्पोरेशन की स्थापना तथा सबसे अच्छा कार्य प्रदर्शन करने वाले राज्य सैनिक बोर्ड के लिए पुरस्कार का गठन शामिल रहे। श्री राजनाथ सिंह ने आशा व्यक्त की कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पूर्व सैनिकों की पेंशन से संबंधित समस्याओं को सुलझाने में सफल होगी। उन्होंने राज्य सरकारों से पूर्व सैनिकों के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मियों के भूमि विवादों को सुलझाने में उच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। विचार विमर्श में विभिन्न राज्यों के मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल और आर कुमार, सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, सचिव श्री विजय कुमार सिंह, केएसबी के सचिव कमांडर एचपी सिंह, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों ने भाग लिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।